तो चलिए, बेगूसराय वाला क्लास है, आप सभी लोगों का वेलकम करता है। सर उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और हम भी आज एक स्टूडेंट के न्यू रिक्वेस्ट पे एक्चुअली आए हुए थे और हमसे उन्होंने कहे कि आप एक रिक्वेस्ट किए कि ये सीटेट के रिगार्डिंग हिंदी पेडागोगी का एक टॉपिक हम पढ़ाएं। और इस टॉपिक में सीटेट के रिगार्डिंग उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उनके रिक्वेस्ट पर आज एक वीडियो बना रहे हैं और आज एक क्लास भी ले रहे हैं। तो आज हम क्लास लेने वाले हैं हिंदी पेडागोगी। और हिंदी पेडागोगी में सबसे पहले हम ये पहला क्लास लेंगे हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर में जो पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ना है। तो चलिए, तो कहते हैं संज्ञा के बारे में बचपन से भी पढ़े होंगे और अभी के टाइम में भी थोड़ा सा आपको रिमेंबर में करा दूं। उतना डिटेल्स बताएंगे, उतना एग्जाम्सन में आपको उतना डिटेल्स नहीं पूछेंगे, सीधा सीधी पूछने वाले हैं। तो कहते हैं संज्ञा व्याकरण का वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है। संज्ञा किसी भी भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करता है तथा उसे शुद्ध उच्चारित करने, लिखने और समझने में इसकी विधि को भी बताता है। इसके द्वारा विशेष रूप से यह नियम स्पष्ट किया गया है कि जो शिष्ट और सुशिक्षित जनों के भाषा प्रयोग में भी दिखाई देते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई अनएडुकेटेड और कोई एडुकेटेड, तो स्पीकिंग थॉट इसका और इसका दोनों का कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। एडुकेटेड पर्सन जो भी शब्दों का प्रयोग करेंगे और ये जो प्रयोग करेगा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। अब कहते हैं कि संज्ञा व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा लिंग में भी पढ़े होंगे, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि का भी वर्णन किया गया है। तो इसमें बेसिकली संज्ञा के यहाँ पे हम देखते हैं संज्ञा का भेद। इसके बेसिकली 5 भेद हैं। संज्ञा को 5 भेदों में बांटा गया है। तो पहला हम जो बात करने वाले हैं वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तब हम जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता हो। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर कहने से कई प्रकार के घरों का बात आ जाती है। पहाड़ कहने से पहाड़ों में बहुत सारे पहाड़ हो गए, छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, ये पहाड़, वो पहाड़। तो इसी प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को कहाँ उपयोग हो रहा है, क्या है, जिसे एक शब्द से बहुत सारे वस्तुओं का बोध हो रहा है। अब जैसे मान लिया जाए सगे संबंधी या व्यवसाय या नौकरी पेशा वाले में भाई कह दिए तो एक भाई तो है नहीं, बहुत सारे भाई हैं। डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, पशु पक्षी में भी बैल, घोड़ा, हिरन, तोता। अब थोड़ा सा वस्तुओं के नाम में अगर आ जाए कि मकान, कुर्सी, मेज, कलम आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब थोड़ा सा हमारे आसमान में जो या आसपास या वातावरण में जो मौजूद रहते हैं उन सब पे भी देखा जाए, आंधी, वर्षा, बिजली, तूफान, भूकंप, ये सब भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चलिए,
दूसरा हम बात करते हैं आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता हो। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, अगर हम राम का नाम ले रहे हैं तो ये सिर्फ प्रॉपर एक ही वस्तु का या एक ही का बोध हो रहा है इसमें। वहीं पे कृष्ण अगर लिखे तो यहाँ भी वही है। किसी भी आदमी व्यक्ति का अगर नाम हम लिखते हैं तो उससे किसी न किसी खास व्यक्ति या स्थान का ही बोध हो रहा। किसी फल का अगर नाम ले लें, आम कहते हैं तो आम मतलब सिर्फ और सिर्फ आम ही आते हैं। केला लेते हैं तो सिर्फ केला ही आते हैं। ग्रंथों में भी अगर देख लें तो रामायण कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रामायण ही है। रामचरितमानस कहते हैं तो रामचरितमानस है। तो इसी प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ भी इस प्रकार से रहेंगे उसे पहचानने में आपको सुविधाएं होती। समाचार पत्रों के भी नाम अगर उदाहरण में आप देख लीजिए कि किसी खास समाचार पत्र का अगर नाम लेते हैं तो उसी समाचार पत्रों को, न्यूज़पेपर को भी पढ़ना होता है। किसी नदी का भी अगर नाम हम लेते हैं तो उससे एक खास नदी को ही डिनोट किया गया कि इस नदी को इस नाम से जानते हैं। तो वो जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, सिंधु, ये सब आप अपने जगह का लोकेशन का ही देख लीजिए। किसी भी लोकेशन का नाम ले लीजिए, वो सभी लोकेशन कहीं ना कहीं फिक्स होते हैं। ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। थर्ड वन होता है भाववाचक संज्ञा। थर्ड इसका है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता हो, यानी भाव का बोध होता हो। जैसे अगर गुण के तरफ अगर देखते हैं तो सुंदरता, कुशाग्रता, बुद्धिमत्ता, ये सब कहीं ना कहीं भाव को ही दर्शाते हैं। अवस्था में अगर ले लेते हैं तो जवानी, बुढ़ापा, बचपन, ये सब हैं। दशा में अगर हम देखते हैं तो उन्नति की दशा में है, अवनति की दशा में है, या चढ़ाई कर रहा है या ढलान पे है, ये आते हैं। भाव के अर्थ में भी अगर देखें तो मित्रता, शत्रुता, गुणवत्ता, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौथा आता है समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति के वस्तुओं का बोध होता हो। हमने क्या कहा? एक ही जाति के वस्तुओं का बोध होता हो। जैसे कक्षा, सेना, समूह, संघ, लकड़ी, ये सब, ढेर, गुच्छा, ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर इस प्रकार का उदाहरण में दिया हुआ कि कौन सा संज्ञा है तो पहचानने में धोखा मत खाइएगा। अब देखिए पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य मतलब तरल पदार्थ मत बुझ लीजिएगा। देखिए जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। सिर्फ उसको तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, लाइक दैट लीटर में नापिए, किलो के भाव में तौलिए, लेकिन उसको गिनना संभव नहीं है। तो वैसे संज्ञा शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातु में अगर चला जाए तो देखिए सोना, चांदी,
लोहा, तांबा, पीतल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ तौल सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे दूसरा अगर पदार्थ में आते हैं तो दूध, दही, घी, तेल, पानी, कहीं भी अगर जाते होंगे ये नहीं कहते होंगे कि 1 kg दूध दे दीजिए। दूध हमेशा लीटर में ही आता है, क्या है कि ये तरल पदार्थ में। अब हम आगे ये देखिए संज्ञा के पांचों। अगर हम कहते हैं ना कि वृक्ष का अगर जड़ मजबूत हो तो तनाएं कितनी भी ज़्यादा हों, शाखाएं कितनी भी हों, उनकी पत्तियां कितनी भी क्यों ना हो, जड़ अगर मजबूत है तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होने में आसान हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आगे आते हैं लिंग। लिंग कहते हैं लिंग। लिंग एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह हो, या जिस चिन्ह द्वारा यह जाना जाता है वह अमुक शब्द पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है कि क्या है, उससे जाना जाता है। लिंग देखिए बेसिकली इसके 2 प्रकार। लिंग 2 प्रकार के हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ये देखिए स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा शब्दों से पुरुषत्व का बोध होता हो, यानी कहने का मतलब जिसमें जेंट्स का बोध होता हो वो से पुल्लिंग के कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। लड़का, बैल, घोड़ा का यातार्थ में भी थोड़ा सा देख लें तो पेड़ और नगर भी कल्पित पुरुषत्व में का बोध कराता है। वहीं पे अगर स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत तो कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से स्त्रीत्व का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, गाय, लता, परी, ये सब स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आगे चलते हैं वचन। ये वचन एक दूसरा टॉपिक ही है। आपने पढ़े होंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करके। तो कहते हैं वचन में थोड़ा सा देख लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में एकत्व और या अनेक तत्व का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। वचन बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। ये एक वचन और बहुवचन। बहुवचन एक वचन कहने का मतलब हो गया ये किसी एक चीज को ही डिनोट करता है। बहुवचन में बहुत सारे, जैसे कि एक वचन में वो उदाहरण में हम लेते हैं कि इसके उदाहरण में अगर हम ले लेते हैं नदी,
लकड़ी, पेड़। ये देखिए, नदी कहीं ना कहीं किसी एक को ही नदी, नदी मतलब सिर्फ नदी है। अब बहुवचन में ले लीजिए, जैसे कि इस बहुवचन में अगर ले लेते हैं लड़के, लड़के। अब लड़के में क्या हो गया, यहाँ पे एक से अधिक लड़का है, इसमें एक लड़का नहीं है। वहीं पे देखिए ये घोड़े, नदियाँ, ये सब बहुवचन में चले जाते हैं। आगे हम चलते हैं, ये अगला टॉपिक है कारक। बच्चे में पढ़े होंगे, थोड़ा थोड़ा हम रिमाइंड कराते हुए चलते हैं कि कारक, इसको पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसमें आते हैं और हम लोग उलझ जाते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि वाक्य अगर कोई हम लिखते हैं तो उसमें अगर कोई शब्द है जिसका संबंध क्रिया से होता है तो वो कारक कहलाता है। इन्हें विभक्ति या बाद में जोड़ने वाले भी परसर्ग यानी बाद में जोड़ने वाला भी कहा गया। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में ये कारक 8 प्रकार के हैं। इसके प्रकार ये 8 प्रकार के। पहला कर्ता कारक, कर्ता। दूसरा कर्म कारक, कर्म कारक। तीसरा करण कारक, संप्रदान कारक। पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक। छठा संबंध कारक। सातवां अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। और आठवां संबोधन कारक। संबोधन कारक। ये कारक को 8 भाग में बांटा गया है। अब हम आते हैं सबसे पहले, पहला नंबर कर्ता कारक। कर्ता कारक तो कहते हैं वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पे पड़ता है, जैसे मान लिया जाए कि यहां पे देखिए हमने क्या कहा कि जिस वाक्य में शब्द द्वारा, वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध होता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, राम ने श्याम को मारा। अब इसमें देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पर कि इसमें अभी क्या कहे थे कि जिस शब्द द्वारा काम करने का बोध हो वह कर्ता कारक है। इसमें काम, राम, देखिए राम पे विचार करें और श्याम पे, तो यहाँ राम
ये करता है, राम ने श्याम को मारा। ये मारने वाला जो काम किया है किसने किया? ये राम ने किया। तो यहाँ पे ये कर्ता के रूप में, कर्ता कारक के रूप में राम आते हैं। अब दूसरा देखिए कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक में देखिए कहता है कि वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पे पड़ता। अब यहां पे देखिए क्या है, राम करता है, राम ने श्याम को मारा। फल क्या है? यहां पे देखिए, यहां पे राम ने क्या किया? मारा। किसको मारा? श्याम को मारा। तो यहां पे देखिए यही ये कर्म कारक यहीं पे क्या कहता है कि फल, यही राम ने मारा, लेकिन किसको मारा? श्याम को मारा। यही कर्म कारक पहचानने का। तीसरा आते हैं करण कारक। करण कारक देखिए, करण कारक का अर्थ है कि संध्यान, साधन यानी साधन संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब यहां पे देखिए शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। अब देखिए यहां पर करण कारक क्या कहता है? करण कारक कहता है कि संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध होता हो। तो यहां पे देखिए बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए बंदूक, ये जो बंदूक है यही करण कारक कहलाएगा। काहे कि ये शिकारी हैं, शेर को मारा, ये तो कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया। बंदूक से मारा, जिससे मारा वही करण कारक। आगे चलते हैं 4 नंबर, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक तो कहते हैं जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण मान लिया जाए, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ पे विद्यार्थी को अगर देखा जाए तो उसने विद्यार्थी को दिया पुस्तक, विद्यार्थी को यहाँ पे पुस्तक दिया गया, इस वजह से ये विद्यार्थी जो है संप्रदान कारक में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं अपादान कारक। अपादान कारक अपादान कारक वाक्य में जिस स्थान या किसी वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध हो। जैसे कि मैं अल्मोड़ा से आया हूँ, या मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। क्या कहता है कि वाक्य में जिस स्थान या वस्तु में किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा
तुलना का बोध हो, आपादान कारक को उसी से पहचाना जाता है। आपादान कारक में उसमें देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है, मैं अलमेरा से आया, इसमें से लगता है, से लगा है कि फलना जगह से हम आए हैं, तो किसी खास स्थान का इसमें जिक्र है कि फलना जगह से हम आए हैं, यही आपादान कारक है। अब आइए अगला, संबंध कारक। छठा, संबंध कारक। संबंध कारक में देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ पे देखिए अनीता कौन है, सुरेश की बहन है, तो यहाँ संबंध में क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए इसमें संबंध कारक का अगर निकालना हो तो किसको चिन्ह करेंगे, यहाँ पे देखिए अनीता सुरेश की बहन है, यहाँ पे संबंध जो है भाई बहन को होने का संबंध प्रकट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए का के की का भी यूज किया गया है, तो यही का के की जो बता रहा है यही संबंध कारक को डिनोट कर, यही संबंध कारक। अब अगला आता है अधिकरण कारक, ये 7वां नंबर, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, आश्रय, समय या शर्त को सूचित किया जाता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें देखिए कारक एक, जैसे पुस्तक मेज पर रखी हुई है, यहाँ पे क्या है, पुस्तक मेज पर रखी हुई है, यहीं पे देखिए अधिकरण कारक यहीं पे है, ये जो पर है कहाँ पे रखी हुई है, मेज पर रखा हुआ है, क्या रखा है, तो पुस्तक रखा हुआ, ये देखिए अधिकरण कारक यहीं है। और ये देख आगे हम चलते हैं, संबोधन कारक। संबोधन कारक, तो संबोधन कारक है जो है संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने या संबोधित करने का जहाँ पे बोध होता हो उसे संबोधन कारक कहते। ध्यान रखिएगा, संबोधन कारक में किसी पुकारने का, चेतावनी देने का, सावधान करने का या उससे संबंधित बोध संबोधित करने का जो बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम हमारी रक्षा करें, अरे मूर्ख संभल जाओ, ये सब कहीं ना कहीं संबोधन में। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस रहेंगे और पूछ बैठेंगे कि यहाँ पे क्या है, ये कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा समझना है। ये आरंभ यहीं पे रखते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चंस बहुत रहेंगे, उसमें ऑप्शंस 4 गो रहते हैं। आप ऑप्शन को देख के पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाएंगे कि कितना टॉपिक को याद करें। बेसिक अगर याद है तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस बेसिक से ही सब कुछ क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम को 6 भाग में बांटा गया है। इसको पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, चलिए हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करते हैं। इसको बेसिकली यह 6 प्रकार के होते हैं।
इसमें से पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। इसके 6 भाग हैं और 6 भेद हैं इसके। और जिसमें से पहला चर्चा कर रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता, श्रोता या अन्य जिसके संबंध से बात हो का जो बोध कराने वाला सर्वनाम है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। इसको बेसिकली 3 पार्ट, इसके भी 3 भेद हैं। ये उत्तम, मध्यम और तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम ये उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें जो मैं जो है, मैं में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। काहे कि इसमें पढ़ कौन रहा है, इसमें पढ़ना क्रिया है और यहाँ पे मैं जो हूँ ये एक सर्वनाम है जो इसमें डिनोट कर रहा है कि ये मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो है वही उत्तम पुरुषवाचक है। नेक्स्ट आते हैं मध्यम पुरुषवाचक। तो इसमें कहता है कि वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपना कार्य नहीं करते हो, यहाँ पे क्या है, कोई कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोई कह रहा है कि तुम अपना कार्य नहीं कर। ये जो तुम जो शब्द है यही मध्यम पुरुष कहलाता है। तुम या आप लिखिए, जो भी लिखिए, ये आते हैं अन्य पुरुष पर। तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कहता है कि वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्यवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे कौन हैं, वह दुष्ट है। इसमें जो वह जो शब्द है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा पे आप आते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम तो कहता है वक्ता या लेखक जहाँ अपने लिए आप या अपने आप का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अपने आप जो है यही निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक
सर्वनाम। यहाँ पे टॉपिक से ही पता चल रहा है कि ये सर्वनाम, जो सर्वनाम है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कौन शोर कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि शोर तो हो रहा है लेकिन कौन कर रहा है। ये कौन शोर जो शब्द है वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दूसरा लीजिए उदाहरण, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे जो कहाँ शब्द है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तब इसमें देखिए वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कहा गया वही करो, इसमें जो शब्द है और वही दो के दोनों संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए दूसरा, बड़ी फेमस चीज़ रहता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे जिसकी और लाठी दो के दोनों संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, 5वां नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पे जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वो, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यह उपयोगी साधन है, वह बहुत सुंदर है, तो इसमें वह शब्द जो यूज हुआ वह निश्चयवाचक सर्वनाम में है। छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न होता हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आ रहा है, तो इसमें कोई जो शब्द है यह किसी की निश्चय नहीं कर रहा है, किसी को फिक्स नहीं बता रहा या कुछ कन्फर्म नहीं बता रहा कि कौन आ रहा। इसमें कोई जो शब्द है वही अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। अब आपको ये सर्वनाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अगर आते हैं और उसमें पहचानने के लिए कह देता है कि सेंटेंस देता और ये कौन सा सर्वनाम है, तो इसे पहचानने में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अब चलते हैं विशेषण। विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता को बतलाता है उसे विशेष से कहते हैं और विशेषणों की विशेषता को बताने वाले शब्द को प्रविशेषण भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले लिया जाए, राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पे देखिए, राम है,
क्या करते हैं, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए राम बहुत तेज, वहाँ पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। सब में दौड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो है विशेष से क्या है, यह विशेष से हो गया है राम। उसी में क्वेश्चन पूछ देगा कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में विशेषण कौन सा, तो उसको ढूंढने। और यहाँ देखिए क्या है, राम बहुत तेज दौड़ता। यहाँ जो बहुत हैं ये बहुत आपको प्रविशेषण में आ जाते हैं, प्रविशेषण। ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा टफ है, ध्यान देने से क्लियर रहेंगे। और ये विशेषण में आ जाते हैं। देखिए इसमें 3 चीज का ज्ञात होता है कि किसको कहाँ क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के जो बेसिकली भेद हैं, यह इसके भी 4 भेद हैं। चार भेद हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब देखिए कहते हैं गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे शूरवीर, कायर, बलवान, नया, पुराना, शहरी, देहाती, ग्रामीण, ये सब संज्ञा के जो शब्द हैं, इसमें शब्दों में गुण उसका बता रहा है। इसमें यह गुणवाचक विशेषण पहचानने का तरीका। दूसरा नंबर परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो कहते हैं जिस विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी नाप तोल का बोध कराता हो वही परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। इसके जो प्रकार हैं, एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ये भी 2 प्रकार के। अब देखिए निश्चित परिणामवाचक विशेषण में जिसमें शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता हो उसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दूध को लिए 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। और अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी। इसमें कहीं ना कहीं अनिश्चित, थोड़ा दूध, अब थोड़ा दूध का निश्चित नहीं कि कितना दूध हो, कहीं ना कहीं अनिश्चितता है इसमें। अब तीसरा आते हैं संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण में भी जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता हो उन्हें, ये संज्ञा नहीं, संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से
संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज, एक 4 कुर्सी, 5 टेबुल, ये सब कहीं ना कहीं संख्या को संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 3 प्रकार के, ये भी बेसिकली 3 प्रकार के। पहला निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, और तीसरा विभाग बोधक। विभाग बोधक संख्यावाचक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक। तो जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 21, 22, ये सब निश्चित हैं, फिक्स हैं। वहीं पे अनिश्चित संख्यावाचक का अगर हम बात करते हैं तो इसमें जिसमें कि किसी चीज़ की अनिश्चित संख्या का बोध होता हो। जैसे उदाहरण में हम ले लेते हैं थोड़ा आदमी, कुछ रुपया, इस सब में अनिश्चितता है, कहीं कोई निश्चित नहीं है। विभाग बोधक, आगे चलते हैं, विभाग बोधक संख्यावाचक। तो इसमें जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उसे विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, या 5-5 हाथी, या 10-10 घोड़े, तो ये विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण में आते हैं। चौथा चलते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण चौथा सर्वनामिक विशेषण कहते हैं कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा जो शब्द है, जो संज्ञा शब्द है, वो सब सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे इस परीक्षार्थी ने नकल की है, इसमें जो इस शब्द है यही सर्वनामिक विशेषण में आते हैं। अब ये विशेषण का टॉपिक खत्म हुआ, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आगे चलते हैं क्रिया। क्रिया के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, थोड़ा सा हम उस पर भी ध्यान दिला देते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, घूमना, फिरना, ये सब कहीं ना कहीं क्रिया को डिनोट करते हैं। हिंदी में क्रिया के रूप को क्रिया के भी भेद की अगर हम बात करते हैं तो यह बेसिकली इसके भी 2 भेद हैं। इसका पहला सकर्मक क्रिया, क्रमक सकर्मक क्रिया, और दूसरा अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया ये
दो प्रकार के होते हैं। वहीं पे सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कोई अगर किसी काम को कर रहा है तो उसमें कर्ता पर वो उसका फल छोड़कर जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता हो उन्हें सकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, अध्यापक और लड़का, अध्यापक ने काम किए हैं, वो लड़का को पीट दिए, तो वहीं पे यहीं पे जो पीटना शब्द है वही सकर्मक क्रिया के अंतर्गत है। और अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उसे अकर्मक क्रिया। जैसे विद्यार्थी पढ़ाता है, इसमें जो पढ़ाना जो क्रिया है वह क्रिया का फल विद्यार्थी यानी कर्ता पर पड़ रहा है, तो इसमें जैसे चलना, लिखना, ये सब अकर्मक क्रिया में आते हैं। वहीं पे अब हम चलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण तो वह सब जो क्रिया की विशेषता, समय, स्थान या शैली या परिणाम के विषय में बताएं, वह क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे मुकेश कल आएगा, इसमें मुकेश के बारे में बताया गया कि वो कल आने वाला है, इसमें समय की भी बात है और कल वो आएगा। यहाँ पे कल शब्द जो है मुकेश के आने के समय को बताता है, यही क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं। पहला, कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा परिणामवाचक, परिमाणवाचक, चौथा रीतिवाचक। ये क्रिया विशेषण के 4 भेद। अब हम सबसे पहले कालवाचक की बात करते हैं। तो कहते हैं जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट करता हो, जिस शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता को प्रकट करता है उसे कालवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे अब, कब, तब, ये सब परसों, दोपहर, शाम, अभी अभी, कभी कभी, ये सब कालवाचक में। दूसरा हम आते हैं स्थानवाचक। तो स्थानवाचक में कहते हैं कि जिन शब्दों से क्रिया में स्थान संबंधी विशेषता प्रकट हो उसे स्थानवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, सर्वत्र, बाहर, भीतर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। तीसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में कहते हैं जिन शब्दों से क्रिया का परिमाण यानी नाप तौल संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, बारी बारी से, क्रमशः, अधिक, ज्यादा, ये सब परिमाणवाचक हैं। अब आते हैं रीतिवाचक। चौथा रीतिवाचक।
तो जिन शब्दों से क्रिया के रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर ले लेते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्याएं बहुत बड़ी है, जिस क्रिया विशेषणों से समावेश पूरे वर्गों में नहीं हो सकता उसकी गणना इसी में की जाती है। आगे चलते हैं, शब्दों का भेद। अब देखिए एक दूसरा टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे। शब्द भेद। शब्द भेद की बात अगर करते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों की भिन्न भिन्न जातियां होती हैं जिन्हें शब्द भेद कहा जाता है। शब्द भेद को मुख्यतः दो वर्गों या रचना के आधार पर विभक्त किया गया है। स्रोत के आधार पर जो पहला स्रोत के आधार पर पुर्तगाली, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द के अतिरिक्त अन्य शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं उन्हें स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार में बांटा गया। ये जो बांटा गया, पहला जैसे तत्सम, तद्भव और अर्ध तत्सम। तत्सम, तद्भव, अर्ध तत्सम। तीसरा अर्ध तत्सम। ये स्रोत के आधार पे इस प्रकार से बताए। अब यहाँ पे तत्सम शब्द पे अगर हम आते हैं तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते आए हैं। तत्सम शब्द वही कहलाते, जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, वत्स, भ्राता, ये सब संस्कृत से आए हैं और जैसे शब्द संस्कृत से आया वैसा ही वो शब्द है। तद्भव शब्द वो शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए और या विकृत हुए हैं और परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द जैसे मोर, चार, बच्चा, फूल आदि सब शब्द तद्भव में आते हैं। अब अर्ध तत्सम शब्द, ये अर्ध तत्सम शब्द तो कहते हैं। अर्ध तत्सम शब्द उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वाले के उच्चारण से बिगड़ते कुछ और नया ही रूप ले लिया। जैसे मुंह, वंश, बच, आज्ञा इत्यादि सब शब्द उदाहरण ले लिए। इस सब शब्दों के तद्भव और तत्सम से रिलेटेड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे अंगरखा का तत्सम अंगरक्षक हो जाता है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की चीज़, इसको प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज के क्लास बस इतना ही तक। नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हो सके तो एक यूट्यूब परिवार बनाते चलें।
मिलते हैं अगले का, तब तक के लिए बाय बाय।